आ गए हैं हम लोग अब सेकेंड पार्ट को लेकर के आए हुए हैं। जस्ट इसको फटाफट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित है? तो हाँ, एडम्स ब्रिज है, राम सेतु है, रामेश्वरम द्वीप है, सही है। निम्नलिखित में से किसका निर्माण पड़वाल से हुआ है? लक्षद्वीप का निर्माण पड़वाल से हुआ है। आगे बढ़ते हैं। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई है। मुख्य न्यायाधीश कौन है पटना उच्च न्यायालय की? संजय करोल। याद रखना है, संजय करोल। ये पूछता भी है। बिहार में कौन, निम्नलिखित में से कौन बिहार का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है? निम्नलिखित में से कौन बिहार का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है? रोहतास है। सर्वाधिक महिला साक्षरता, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता में महिला नंबर 1 है। सबसे कम महिला साक्षरता सहरसा, सबसे कम पुरुष साक्षरता पूर्णिया जिला है। निम्नलिखित में से कौन बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है? गोपालगंज। सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है, 1028 है। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है, 876 है। भारत का प्रथम गणितज्ञ कौन थे? तो भारत के प्रथम गणितज्ञ आर्यभट्ट थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना किस अधिवेशन में हुआ था? पटना में, 1934 में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का पहला अधिवेशन निम्न में से कहाँ हुआ था? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का पहला अधिवेशन पटना में हुआ था, 1934 ईस्वी में। देश रत्न का खिताब हासिल करने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देश रत्न पुरस्कार हासिल करने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय कहाँ खुला है? विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय मुंगेर में खुला है। विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय कहाँ खुला है? मुंगेर में खुला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अशोक चक्र प्राप्त प्रथम बिहारवासी कौन थे? स्व रणधीर वर्मा। अशोक चक्र प्राप्त प्रथम बिहारवासी कौन थे? स्वर्गीय रणधीर वर्मा। इंडो एरियंस नामक पुस्तक किसने लिखी थी? डॉक्टर राजेंद्र लाल मित्र। इंडो एरियंस नामक पुस्तक किसने लिखी थी? राजेंद्र लाल मित्र। हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपुल के महासंपादक कौन थे? आरसी मजूमदार। हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपुल्स के महासंपादक कौन थे? आरसी मजूमदार। वंडर वेट वॉज इंडिया के लेखक कौन थे? A.L. बैशम। वंडर डेट वाज इंडिया के लेखक कौन थे? A.L. बैशम। आगे बढ़ते हैं। हिंदू पॉलिटी के लेखक कौन थे? हिंदू पॉलिटी के लेखक केपी जायसवाल। हिंदू पॉलिटी के लेखक केपी जायसवाल। आर्यों का मूल स्थान कहाँ माना जाता है? मध्य एशिया। आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया, मैक्स मुलर के अनुसार। भाषा, संस्कृत, सभ्यता, ग्रामीण। वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन संबंधित था? आर्यों ने इनका निर्माण किया था। वैदिक काल का ग्रामीण सभ्यता थी, भाषा संस्कृत थी, यानी ऊपर वाली तीनों। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। वैदिक काल के बारे में निम्न में से क्या सही नहीं है? तो आर्य लोहे से परिचित नहीं था, ये गलत है। ठीक है, बाकी आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था, ये सही है। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था, ये भी सही है। गायों को अघन्या कहा गया, ये भी सही है। आगे बढ़ते हम लोग। महाजनपद के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ में जानकारी मिलती है? महाजनपद के बारे में हमें अंगुतर निकाय से जानकारी मिलती है। महाजनपद के बारे में हमें अंगुतर निकाय से जानकारी मिलती है। बिहार में महाजनपद की संख्या कितनी है? तो बिहार में महाजनपद की संख्या है 3। अंग, वज्जी और मगध। बिहार में महाजनपदों की कुल संख्या कितनी है? 3 है। अंग, वज्जी एंड मगध। डीएनए निम्न में से कहाँ पाया जाता है? डीएनए केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, यानी कि तीनों के तीनों में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक और उपयुक्त में से तीनों है ना, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक। आगे बढ़ते हम लोग। डीएनए में कितने क्षार होते हैं? डीएनए में कितने क्षार होते हैं? 4 क्षार होते हैं। एडेनिन, गुआनिन, उसके बाद क्या है? साइटोसिन, व्यामिन। ठीक है, तो डीएनए का द्विकुंडलित संरचना मॉडल किसने प्रतिपादित किया था? डीएनए का द्विकुंडलित संरचना मॉडल किसने प्रतिपादित किया था? तो ये वाटसन और क्रिक ने प्रतिपादित किया था। वाटसन और क्रिक। हरगोविंद खुराना की बात करें तो प्रयोगशाला में सबसे पहले डीएनए का संश्लेषण किसने करवाया था? हरगोविंद खुराना। ठीक है, प्रयोगशाला में सबसे पहले डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? हरगोविंद खुराना। क्वेश्चन रिपीट कर गया। कोशिका विभाजन का सबसे पहले किसने देखा था? विरचाऊ ने। कोशिका विभाजन को सबसे पहले किसने देखा था? विरचाऊ ने। सिंधु घाटी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से। सिंधु घाटी मानसरोवर झील से। शेषनाग झील से झेलम नदी। यमुनोत्री से यमुना। गंगोत्री से गंगा। तो शेषनाग से झेलम, मानसरोवर, सिंधु नदी निकलती है मानसरोवर से। बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। विष्णु प्रयाग का नाम, विष्णु प्रयाग निम्न में से किसका संगम है? धौली गंगा का और विष्णु गंगा का, दोनों का संगम विष्णु प्रयाग कहलाता है। अलकनंदा और पिंडार का कर्ण प्रयाग। धौली गंगा, विष्णु गंगा, दोनों का
जो संगम होता है, जहाँ मिलन स्थान होता है, उसको हम लोग विष्णु प्रयाग कहते हैं। अलकनंदा नदी और पिंडार नदी दोनों का जो मिलन स्थल है उसको कर्ण प्रयाग कहते हैं। रुद्र प्रयाग निम्न में से किसका संगम है? रुद्र प्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को रुद्र प्रयाग कहते हैं। तो अभी 2-3 क्वेश्चन हो गए यहाँ से। धौली गंगा विष्णु गंगा का विष्णु प्रयाग, अलकनंदा पिंडार का कर्ण प्रयाग, अलकनंदा मंदाकिनी का रुद्र प्रयाग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देव प्रयाग किसका है? अलकनंदा और भागीरथी का देव प्रयाग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गंगा को बांग्लादेश में किस नदी के नाम से जाना जाता है? पद्मा नदी के नाम से। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है और ब्रह्मपुत्रा को जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में क्या सही है? तिब्बत में इसे सांगपो कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है। असम में ब्रह्मपुत्रा कहा जाता है। ठीक है, तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्रा, यानी कि तीनों एक ही नदी है ब्रह्मपुत्रा, लेकिन नाम अलग अलग है जगह पे। ठीक है, तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्रा। चुलिया जलप्रपात किस नदी में है? किस नदी पर है? चुलिया जलप्रपात जो है चंबल नदी है। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी। बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या गलत है? विमाता या सौतेली माता का नाम आम्रपाली था, गलत है। इसकी सौतेली माता का नाम प्रजापति गौतमी था। ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे भगवान बुद्ध। पिता का नाम सुद्धोधन था, माता का नाम महामाया था। सही है। भगवान बुद्ध का गृह त्याग क्या कहलाता है? महाभिनिष्क्रमण। गृह त्याग क्या कहलाता है? महाभिनिष्क्रमण। पहला उपदेश क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। त्रिपिटक क्या है? पाली भाषा में 3 लिखा गया था, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, गृह त्याग। प्रथम गुरु इसका कौन था? आलार कलाम। सेकंड गुरु कौन था? रुद्रक रामपुत्र, और 29 वर्ष में इन्होंने घर को छोड़ा था। ज्ञान की प्राप्ति इनको 35 वर्ष की उम्र में हुआ था। बुद्ध को कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? बोध गया में, पेपल वृक्ष के नीचे, फल्गु नदी किनारे, एशिया का ज्योतिपुंज इनको कहा जाता है। निम्न में से कौन बौद्ध धर्म का त्रिरत्न नहीं है? तो बुद्ध, धम्म और संघ ये त्रिरत्न है, उपवास त्रिरत्न नहीं है। बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। मृत्यु इनकी हुई थी कुशीनगर में, और मृत्यु का जो चिन्ह है वो क्या है? स्तूप है। प्रथम बौद्धि संगीति कहाँ पर हुआ था? प्रथम बौद्धि संगीति राजगीर में हुआ था। प्रथम बौद्धि संगीति राजगीर में, द्वितीय बौद्धि संगति वैशाली में, तृतीय बौद्धि संगति पाटलिपुत्रा में, चौथा कुंडलवन जम्मू कश्मीर में। किस बौद्ध संगीति में हीनयान एवं महायान का जन्म हुआ था? ठीक है, हीनयान एवं महायान का जन्म जो था चौथा बौद्ध संगति में हुआ था, जो कि कुंडलवन जम्मू कश्मीर में हुआ था। पहला में क्या हुआ था? सुत्त पिटक और विनय पिटक। क्या क्या आया था? सुत्त पिटक और विनय पिटक। सुत्त पिटक कौन लाया था? उसका शिष्य था एक आनंद, और विनय पिटक कौन? उपाली नामक शिष्य था इन लोगों ने। उसके बाद क्या था? दूसरा में क्या आया? अस्थावीर और महासंघ। तीसरा में क्या आया? अभिधम्म पिटक, कठोर नियम आए तीसरे में। और चौथा में हीनयान महायान आया। बौद्ध धर्म का ब्रजयान शाखा का विकास कहाँ हुआ था? बौद्ध धर्म में ब्रजयान शाखा का विकास भागलपुर में हुआ था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे। और भगवान महावीर जो थे 24वें तीर्थकर थे। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर थे, है ना, ये वाला चीज। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो अभी अभी देखे 24वां और अंतिम जो था महावीर ही होते हैं। महावीर के बारे में क्या सही है? महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर का जन्म कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। माता का नाम त्रिशला था और पिता का नाम सिद्धार्थ था। क्या सही है? तो ये सारा सही था। गलत है। यशोधरा भगवान बुद्ध के पत्नी का नाम है। महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या है? महावीर का प्रतीक चिन्ह शेर है। वृषभ किसका है? ऋषभ देव का। और हाथी किसका है? अजितनाथ का। ठीक। शंख है अरिष्टनेमी। शंख अरिष्टनेमी, हाथी अजितनाथ, ऋषभ देव का, और सिंह है महावीर का प्रतीक चिन्ह। महावीर ने जैन धर्म के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया था? महावीर ने जैन धर्म के प्रचार के लिए प्राकृत भाषा का प्रयोग किया था। कल्प सूत्र के रचनाकार कौन है? भद्रबाहु। कल्प सूत्र के रचनाकार कौन है? भद्रबाहु है ना। आगे देखते हैं। प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? राजगीर में। प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? राजगीर में हुआ था। ऐसा क्या? सही है ना। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? वैशाली में। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में। और चौथा हुआ था कहाँ पर? तो ये हुआ था चौथा हमारा
कुंडलवन जम्मू कश्मीर। बिहार सभ्यता द्वार कहाँ पर है? पटना में। बिहार का सभ्यता द्वार कहाँ पर है? पटना में। महावीर ने कितने गणधर को नियुक्त किया था? महावीर ने 11 गणधर को नियुक्त किया था, जिसमें कि 10 जो था महावीर के जीवन काल में ही मृत्यु को प्राप्त कर लिया। महावीर और एक जीवित रहा, यानी कि 11 गणधर थे महावीर के, भगवान महावीर के 11 गणधर थे। 10 जो है महावीर के जीवित रहते हुए ही मृत्यु को प्राप्त कर लिया, और एक जीवित रहा जिसको कि हम लोग सुधर्मन या सुधर्मा कहा गया। ठीक है। निम्न में से किसका संबंध जैन धर्म से है? स्यादवाद, अनेकतावाद, अनेकांतवाद, सप्तभंगनीयवाद, स्यादवाद, अनेकांतवाद, सप्तभंगनीयवाद, ये तीनों का संबंध जैन धर्म से है। फिलोसॉफिक जियोलॉजिक पुस्तक की रचना किसने की? फिलोसॉफिक जियोलॉजिक पुस्तक की रचना किसने की? लैमार्क ने। द नेचुरल सिलेक्शन सिद्धांत के रचनाकार कौन थे? द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, डार्विन। द नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के सिद्धांत के लेखक कौन थे? डार्विन थे। द ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज। डार्विन के कमियों को निम्न में से किसने दूर किया? तो ये होता क्या है कि समय के साथ साथ चेंजिंग आते रहता है। नव डार्विनवाद के वैज्ञानिक, डार्विन के कमियों को किसने दूर किया? नव डार्विनवाद के वैज्ञानिक। निम्न में से किसके कारण नए जाति की उत्पत्ति हुई है? विविधता के कारण, सही बात है। उत्परिवर्तन के कारण, ये भी सही है। जन्म के कारण, ये भी सही है। और प्राकृतिक चयन, इन सब कारणों के कारण नए जाति की उत्पत्ति हुई है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? जीन को प्रभावित करना। उत्परिवर्तन मतलब जीन को प्रभावित करना। ह्यूगो द ब्रिज। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? ह्यूगो द ब्रिज। अनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है? जॉन मेंडल को। जॉन ग्रेग मेंडल थे, ग्रेग मेंडल, जॉन मेंडल जो भी है, मेंडल को कहा जाता है जिन्होंने मटर के बारे में बताया था, है ना। जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जोहानसेन ने। जीन शब्द का प्रयोग जोहानसेन ने किया था। मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किया था? तो मटर पे किया था। मेंडल ने कितने प्रकार के नियम दिए थे? मेंडल ने 3 प्रकार के नियम दिए थे। मेंडल ने 3 प्रकार के नियम दिए थे। प्रभाविकता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र, यानी कि 3 प्रकार। मेंडल ने कितने प्रकार के नियम दिए थे? 3 प्रकार के नियम दिए थे। जेनेटिक्स का सर्वप्रथम नाम प्रयोग किसने किया था? जेनेटिक्स का सर्वप्रथम प्रयोग जो था वाटसन ने किया था। मनुष्य गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? बहुत ही आसान है, 46 होता है। मनुष्य गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। 44 खरगोश में, 44 खरगोश में, 46 मनुष्य में, 48 चिंपैंजी में, 64 घोड़ा में। ठीक है। खरगोश में कितने गुणसूत्र होते हैं? 44। मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। चिंपैंजी में कितने होते हैं? 48। घोड़ा में कितने होते हैं? 64। गुणसूत्र का नामांकन किसने किया था? वॉल्टेयर ने। गुणसूत्र का नामांकन किसने किया था? वॉल्टेयर ने। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कहाँ पर पाया जाता है? उड़ीसा में। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील उड़ीसा में, चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील उड़ीसा में है। वूलर झील, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वूलर झील। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वूलर झील। और गोविंद सागर झील सबसे बड़ी कृत्रिम झील। गोविंद सागर झील क्या है? सबसे बड़ी कृत्रिम झील। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हम लोग। लोकटक झील कहाँ है? पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, ये क्या है? लोकटक झील है। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है ना। और तीसरा है, आगे देखते हैं हम लोग, ये मणिपुर में। लोकटक झील कहाँ पर है? मणिपुर में है। लोकटक झील कहाँ पर है? मणिपुर में। भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? सबसे ऊंचाई पर स्थित झील चोलामू झील है, सिक्किम में। भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन सी झील है? तो चोलामू झील है, सिक्किम में। नैनीताल झील है उत्तराखंड में। वूलर झील और डल झील ये है हमारा जम्मू एंड कश्मीर में। वूलर झील एंड डल झील। कुंचिकल जलप्रपात किस नदी पर है? वराही नदी पर। कुंचिकल जलप्रपात किस नदी पर है? वराही नदी पर। कुंचिकल सबसे ऊंचा जलप्रपात वराही है ना, वराही में है, वराही नदी पर। मांडवी नदी पर है कौन सा? शरावती नदी पर। जोग या गढ़ सोरपा।
आगे है, अगला चलते हैं हम लोग। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है? इसमें से जो है कावेरी नदी पर सारे जलप्रपात है। शिव समुद्रम, होगेनकल, भरचुक्की, वलमूरी कर्नाटक में है। शिव समुद्रम तमिलनाडु में, होगेनकल कर्नाटक में, भरचुक्की कर्नाटक में, वलमूरी। निम्न में से किसे कलिंग देश के नाम से जाना जाता है? उड़ीसा को। निम्न में से किसे कलिंग देश के नाम से जाना जाता है? किसको? उड़ीसा को। वैष्णव धर्म से संबंधित जानकारी का प्रारंभिक आधार क्या है? उपनिषद। वैष्णव धर्म की जानकारी कहाँ से मिली? उपनिषद से मिली। ठीक है। छंदोग्य उपनिषद से कृष्ण का उल्लेख मिला है, जो कि देवकी पुत्र था, अंगिरस ऋषि के शिष्य थे। अच्छा, भगवान कृष्ण किसके शिष्य थे? अंगिरस ऋषि के। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे? कृष्ण जी। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे? कृष्ण। किस काल में विष्णु को वराह अवतार सर्वाधिक प्रचलित हुआ था? किस काल में विष्णु का वराह अवतार गुप्त काल में सबसे ज्यादा प्रचलित हुआ था? ब्रह्मसूत्र के लेखक कौन है? रामानुज। ब्रह्मसूत्र के लेखक कौन है? रामानुज। रामदास, दासबोध, रामानंद, आत्म रामायण। कौन सा रामायण है? आचरण रामायण, जो भी है। ठीक है। तो रामदास हो गया, दासबोध, रामानुज हो गया, ब्रह्मसूत्र याद रखना है। शिवलिंग की उपासना का उल्लेख निम्न में से किसमें है? हड़प्पा संस्कृति में भी है, मत्स्य पुराण में भी है, महाभारत के अनुशासन पर्व में भी है, यानी सभी के सभी में। ऋग्वेद में शिव को किस नाम से पुकारा गया? ऋग्वेद में शिव को रुद्र के नाम से पुकारा गया। किस चीज के नाम से पुकारा गया? रुद्र के नाम से पुकारा गया। ठीक है। आगे देखते हैं कि भव, सर्व और पशुपति और भूपति, ये अथर्ववेद। भगवान शिव को भव भी कहा गया, सर्व भी कहा गया, पशुपति भी कहा गया, भूपति भी कहा गया, लेकिन किसमें? अथर्ववेद में। और ऋग्वेद में भगवान शंकर को रुद्र के नाम से पुकारा गया। एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? राष्ट्रकूटों ने। एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? तो राष्ट्रकूटों ने। राज प्रथम ने तंजौर में किस मंदिर का निर्माण किया था? राज प्रथम ने तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर और बृहदीश्वर मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखलीपुत्र गौसाल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखलीपुत्र गौसाल। ठीक है। आगे है हमारा पूर्ण कश्यप घोर अत्यवादी थे, आचार्य अजित यादृच्छावाद थे, और पकू कच्चायन भौतिकवादी थे। ठीक है। तो हम लोग सीधा याद रखते हैं आजीविका संप्रदाय के लेखक कौन? मखली पुत्र गौसाल। और निश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन? संजय वैतलीपुत्र। और इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन? हजरत मोहम्मद साहब। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। जब मोहम्मद साहब की मौत हो गई तो इस्लाम धर्म को एक शिया और एक सुन्नी। ठीक है। मोहम्मद साहब का जो दामाद था वो शिया कहलाया, सुन्नी कौन? मोहम्मद साहब क्या थे? सुन्नी थे। आगे है पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी क्या कहलाए? पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। 1924 में ये खलीफा का पद समाप्त हो गया मुस्तफा कमाल पाशा के द्वारा। खलीफा का पद किसने समाप्त किया? 1924 में मुस्तफा कमाल पाशा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? ईसा मसीह। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? ईसा मसीह थे। ठीक है। बाइबल सबसे प्रमुख ग्रंथ है। क्रिसमस जो उसका जन्म दिवस पर क्रिसमस मनाया जाता है। मैरी उसकी माता का नाम था, जोसेफ उनके पिता का नाम था। ईसाई धर्म के संस्थापक थे ईसा मसीह, उनका प्रमुख ग्रंथ है ईसाई धर्म का बाइबिल। जन्म दिवस क्रिसमस के दिन, माता का नाम मैरी और जोसेफ पिता का नाम। ठीक है। पारसी धर्म के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? अग्नि पूजक। पारसी धर्म के अनुयायी को अग्नि पूजक कहा जाता है। पारसी धर्म के देवता को अहुर कहा जाता है। और प्रमुख ग्रंथ है जेंदा अवेस्ता। पारसी धर्म अनुयायी को अग्नि पूजक, देवता को अहुर, प्रमुख ग्रंथ जेंदा अवेस्ता। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को। निम्न में से किस शैवाल को अंतरिक्ष यान में उगा करके प्रोटीन युक्त भोजन, जल या ऑक्सीजन प्राप्त किया जाता है? क्लोरेला को। ठीक है। किस शैवाल को अंतरिक्ष यान में उगा करके प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त करता है? क्लोरेला को। ठीक है। लेमिनेरिया को आयोडीन बनाने में, नॉस्ट्रोक एनाबीना हरित खाद बनाने में,
कवक का अध्ययन विज्ञान क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। कवक के अध्ययन के क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी, शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी, वनस्पति विज्ञान के अध्ययन को बॉटनी कहते हैं। कवक में भोजन किस प्रकार संचित रहता है? कवक में भोजन ग्लाइकोजेन के रूप में संचित रहता है। कवक में जो भोजन होता है वह किस रूप में संचित रहता है? ग्लाइकोजेन के रूप में। रस्ट और स्मट ये क्या है? रोग उत्पन्न होता है। रस्ट और स्मट क्या है? रोग है। काइटिन क्या है? कवक की कोशिका भित्ति को काइटिन कहते हैं। कवक की कोशिका भित्ति को काइटिन कहते हैं। और कवक का भोजन ग्लाइकोजेन। दम्मा रोग निम्न में से किस कवक के कारण होता है? दम्मा रोग जो होता है एस्प्रिजिलस फ्यूमिगेट्स, ठीक है, एस्प्रिजिलस फ्यूमिगेट्स, इससे दम्मा रोग होता है। ठीक है, आगे खाज एक्केरस स्कैबिज से होता है। टीनिया कैपिटिस से गंजापन होता है। एथलीट फुट जो होता है ये टीनिया पैडिस से होता है। तो दम्मा रोग का कारण है एस्प्रिजिलस फ्यूमिगेट्स। तो इस तरह से हमारा जो है आज क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हुआ है। लाइकेन निम्न में से किसका सबसे अच्छा संकेतक है? वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा संकेतक कौन है? लाइकेन है। ये तो हाँ सही बात है। जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? ल्यूवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का पिता ल्यूवेनहॉक को कहते हैं। जीवाणु का नाम किसने दिया था? एहरेनवर्ग ने। जीवाणु का नाम किसने दिया था? एहरेनवर्ग ने। रेबीज का टीका और दूध के पाश्चीकरण की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने। विषाणु का खोज किसने किया था? इवान विस्की। विषाणु का खोज इवान विस्की ने। भारत का मौसम संबंधी मानचित्र कहाँ से प्रकाशित होता है? पुणे से। भारत का मौसम संबंधी मानचित्र कहाँ से प्रकाशित होता है? पुणे से। भारतीय मानसून को निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया जाता है? भारतीय मानसून को निम्न में से प्रभावित कौन करता है? हिमालय पर्वत, हिंद महासागर। भारत में कितने प्रकार की ऋतु पाई जाती है? 4 प्रकार की ऋतु पाई जाती है। पश्चिमी विक्षोभ से होने वाले वर्षा को राजस्थान में क्या कहा जाता है? इसको मावट कहा जाता है। पश्चिमी विक्षोभ से जब लौटती हुई मानसून होती है तो वर्षा जो होता है उसको क्या कहते हैं? मावट कहते हैं। लैगून क्या है? झील है। ग्रीष्म ऋतु में 3 आर्द्र हवाएं और गरज के साथ वर्षा को किस नाम से जाना जाता है? नारवस्त्र भी बोलते हैं, काल वैसाखी भी बोलते हैं, चेरी ब्लॉसम भी बोलते हैं, आम्र वर्षा भी बोलते हैं। नारवस्त्र, काल वैसाखी, चेरी ब्लॉसम, आम्र वर्षा। यानी गर्मी के समय में तीव्र आर्द्र हवाएं और गरज के साथ जब वर्षा होती है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? नारवस्त्र, काल वैसाखी, चेरी ब्लॉसम, आम्र वर्षा। भारत में अधिकांश वर्षा किसके कारण होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। किसके कारण? दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण वर्षा होती है। निम्न में से कौन सी पहाड़ी मेघालय में स्थित है? गारो खासी जयंतियां। मेघालय में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं? गारो खासी जयंतियां। विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मासिनराम में। विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मासिनराम में, जो मेघालय में है। और बिहार में सबसे ज्यादा वर्षा होता है किशुनगंज में। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पेडोलॉजी। मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी। शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी। अभी पढ़े थे। भारत के सबसे अधिक क्षेत्र पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, खादर और बांगर। जलोढ़ कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, खादर और बांगर। खादर मिट्टी किसको कहते हैं? नवीन जलोढ़ को। पुरानी जलोढ़ को बांगर कहते हैं। काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है? टिटेनीफेरस के उपस्थिति के कारण। किसके कारण? टिटेनीफेरस के उपस्थिति के कारण काली मिट्टी का रंग काला होता है। टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट होता है इसमें। आगे बढ़ते हैं। लाल मिट्टी का रंग लाल किस कारण से होता है? लौह ऑक्साइड के कारण। आप लोग देखते होंगे कि जंग होता है, लगता है किसी में तो लाल रंग हो जाता है ना, लौह ऑक्साइड के कारण की लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। ठीक है। लेटेराइट मिट्टी का रंग सफेद किस कारण से होता है? केओलिन के उपस्थिति के कारण लेटेराइट मिट्टी का रंग सफेद होता है। केओलिन के उपस्थिति के कारण लेटेराइट मिट्टी का सफेद रंग किसके कारण? केओलिन की उपस्थिति के कारण। लेटेराइट मिट्टी को निम्न में से किसकी खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है? चाय, इलायची और काजू। लेटेराइट मिट्टी को निम्न में से किसके खेती के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है? तो वो है चाय, इलायची और काजू। चाय, इलायची और काजू लेटेराइट मिट्टी में। प्लास्टोरिन अति नूतन काल में निम्न में से किसका जन्म हुआ था? अति नूतन काल यानी कि प्लास्टोसिन में जन्म हुआ था मानव का, गाय का, हाथी का, घोड़ा का। मानव, गाय, हाथी और घोड़ा। मानव, गाय, हाथी, घोड़ा सारे हो जाएंगे इसमें से। माइक्रोलिथ्स। माइक्रोलिथ्स क्या है? माइक्रोलिथ्स ये हो गया पत्थर के छोटे औजार। माइक्रोलिथ्स किसे कहा गया? पत्थर के छोटे औजार को क्या कहा गया? माइक्रोलिथ्स। गुप्त कराल का अर्थ क्या होता है? गुप्त कराल का अर्थ होता है कुम्हार की गुहा। गुप्त कराल का अर्थ क्या होता है?
कुमार की गुहा। मृतकों का टीला कहाँ पाया गया था? मोहनजोदड़ो में। निम्न में से कहाँ के मालिक उसके साथ पालतू कुत्तों को भी दफनाने का साक्ष्य मिला? बुर्ज होम से। बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में, बुर्ज होम से, ठीक है। नव पाषाण काल में लोगों के बारे में क्या गलत है? उच्च पदों पर रोजगार करने लगे थे, गलत है। नव पाषाण काल में अस्थायी जीवन जीने लगे थे, सही है। रागी और कुल्थी पैदा करने लगे थे, ये भी सही है। तो चलिए हमारा 2 ऑप्शन सही है। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, फिर इसके अगले पार्ट को लेकर के हम लोग आएंगे और फटाफट रिवीजन करेंगे। धन्यवाद।